तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज में। आओ शुरू करते हैं। कल हमने बात कर ली थी आपसे अर्थ से ऊपर की, ठीक है, और हम पहुंच गए थे पृथ्वी तक। आज हम पृथ्वी के धरातल पर उतरेंगे और पृथ्वी किस तरह काम कर रही है उस पर देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है, इस पर है दो पोल, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। हमने क्या करा है, इस अर्थ पे एक काल्पनिक रेखा खींची और इसके दो बराबर बराबर भाग कर लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? वेरी गुड। और इस काल्पनिक रेखा को जो हमने खींची इसको कहा गया भू मध्य रेखा अथवा विष्णुवर्त रेखा, ठीक है। जब इस पृथ्वी पर एक बीचों बीच एक लाइन खींची गई तो ये लाइन इस तरह से खींची गई जैसे गोल बॉल पर चारों तरफ को लाइन खींच ले। दैट्स मीन्स कि इसने इसके दो बराबर बराबर हिस्से कर दिए काट कर, और इस ऊपर वाले हिस्से को कहा गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। जो हिस्सा दक्षिण में रह गया उसे दक्षिणी और जो उत्तर में रह गया उसे उत्तरी गोलार्ध। कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अर्थ है, अब उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। जो अर्थ का औसत घनत्व है वो 5.5 औसत घनत्व, अगर देखा जाए तो ये ऊपरी प्रॉपर्टी पर का काउंट होता है। औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब, ये अर्थ का औसत घनत्व है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये अर्थ दो तरह के रोटेशन कर रही है। एक तो घूम रही है लट्टू की तरह अपनी धुरी पर, ठीक है, और एक घूम रही है सूर्य के चारों तरफ। क्लियर हो गया। इसे तो जो अपनी धुरी पर घूम रही है इसको बोलते हैं हम चक्रणन, और जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है इसे कहते हैं हम घूर्णन, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसकी क्या क्या स्थिति बन रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली स्थिति हम बात करते हैं। मैंने कहा ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ। ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। इस घटना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? घूर्णन, ठीक है। जो धुरी पे घूम रही है इसको कहते हैं हम चक्रण, ठीक। इससे निर्धारित ये होता है, इससे पृथ्वी का साल निर्धारित होता है, वर्ष। तो पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड में पूरा करती है। अगर पृथ्वी को यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक आके वापस एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब 365 दिन तो पूरे और लगभग 6 घंटे और एक चक्कर का टाइम पीरियड है। तो हमारा 24 घंटे का दिन होता है, तो हर साल 6 घंटे बढ़ रहा। तो आप देख रहे हैं कि चौथे साल 24 घंटे बढ़ जाता है। चौथे साल एक दिन बढ़ जा। यही कारण है कि हर चौथे वर्ष फरवरी जो है वो 29 डेज की होती है। वर्ष को पूरा करने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए फरवरी में हम दिन बढ़ा दें। कारण समझ में आ गया? स्थिति समझ में आ गई कहाँ से क्या हो रहा है? क्लियर? इसका रोल क्या है चक्रण का, समझ में आ गया? इसकी दो स्थितियां हैं। एक बार ये पृथ्वी सूर्य के निकटतम अवस्था में आ जाती है, ठीक है, और एक बार अधिकतम डिस्टेंस पर रहती है। जो ये निम्नतम दूरी है इसको उपसौर बोलते हैं, उपसौर 14.21 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो अवस्था है जहां पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर है इसको बोलते हैं अपसौर अवस्था, 15.38 किलोमीटर। किलोमीटर ना, ये किलोमीटर लिख दिया, ये है लाख किलोमीटर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? ये दो अवस्था है, एक उपसौर अवस्था है, एक अपसौर। उप माने होता है छोटा, तो छोटी दूरी है, याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया? ऐसी अवस्था 3 जून को होती है, ठीक है। और
ये अवस्था आपकी नहीं, सॉरी, ये होती है 3 जून को, ये जनवरी में होती है निकटतम अवस्था 3 जनवरी को, और ये 5 जून या 8 जून को है। क्लियर होगी? तो ये हमारी होगी पहली अवस्था जो है घूर्णन। घूर्णन का रोल समाप्त हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। नहीं? इसे मिटा दूँ? आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं, पृथ्वी के दूसरे स्थिति के बारे में। अब दूसरी अवस्था है चक्रण। चक्रण का मतलब है वो लट्टू अपनी धुरी पर घूम रहा है। ठीक है? पृथ्वी ये मुख्य अक्ष और ये इसके पैरेलल लिया गया अक्ष, यहाँ से पृथ्वी, यहाँ से एंगल हम काउंट करेंगे तो 23.5 डिग्री 23.5 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये लट्टू इस धुरी पर घूर्णन कर रहा है। झुका हुआ लट्टू, ऊपर से लट्टू 23.5 डिग्री झुका हुआ है। क्लियर हो गया? याद रहेगा? ठीक है? ये घूर्णन कर रहा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी जो है इस तरह से घूम रही लट्टू की तरह। अगर आपसे सवाल पूछ लिया तो ध्यान रखना, पृथ्वी का जो रोटेशन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी किस तरह घूर्णन कर रही, तो पृथ्वी क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। याद रहेगा? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जो पृथ्वी है वो रोटेट कर रही थी इस तरह से। ये पूरी पृथ्वी अपना एक चक्कर 23 घंटे कुछ मिनट में पूरा करती है। ठीक है? जो निर्धारित करता है पृथ्वी के दिन और रात को, जिससे हमारा टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि 24 घंटे का हमारा एक दिन हो जाता है। क्लियर आ गई बात समझ में? यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये झुकाव क्या करता है? ये झुकाव ऋतु परिवर्तन प्लस दिन और रात का छोटा बड़ा होना इस झुकाव पर निर्धारित होता है। बोलो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में नहीं आए तो आप एक्सेप्टेड सवाल पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ूँ? चलो, अब इसे देता हूँ मिटा। जहाँ हमने पृथ्वी का फिगर बना रखा था वहीं चलते हैं। पृथ्वी के 2 प्रकार के घूर्णन होंगे। इन 2 प्रकार के घूर्णन से एक स्थिति का और पता चलता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो इससे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। ठीक है? मैंने आपको स्थिति बताई, ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ, और इस अर्थ के चारों तरफ को घूम रहा है मून। ठीक है? तो यहां से क्या स्थिति होगी कि अगर किसी स्थिति में घूमता हुआ चंद्रमा इन दोनों के मध्य आ जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है? और प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा प्रबलता है कि ऐसी घटना अमावस्या के दिन होगी। क्लियर? चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा के पास अपना नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जो हमें चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है वो वास्तव में सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है? तो जब किसी कंडीशन में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर ना पहुंचे तो वो चमकेगा नहीं। तो होगा ये कि चंद्रमा और सूर्य के बीच अर्थ आ जाएगी। ठीक है? और वो हिस्सा जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा चंद्रमा का, और इस घटना को हम कहेंगे चंद्र ग्रहण। ठीक है? समझ में आ गई बात? डाउट नहीं रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, फिगर बना रखा मैंने बिल्कुल। जब यहाँ से लाइट मून पर नहीं पहुँचेगी, ये अर्थ रोक लेगी बीच में, तो अगर पूरी लाइट को रोक रही है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। अगर थोड़े भाग पर प्रकाश पड़ रहा है और बाकी पर नहीं पड़ रहा है तो आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण होगा। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण की स्थिति है। ठीक है? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। मुझे लग रहा है कि तुम्हें ठीक ठीक समझ में आ रहा है। फिर कभी बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण की फिर 14 कलाएँ होती हैं, उन कलाओं के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे चंद्रमा पहुँचेगा और कैसे कैसे एक एक दिन होगा। ठीक है? कितना भाग किस किस तरह से चमकेगा। अब वापस आ जाते हैं अर्थ पर हम, क्योंकि हम अर्थ को छोड़ के गए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि ये अर्थ पर हमने एक काल्पनिक रेखा खींच दी पड़ी हुई,
और इस पड़ी हुई काल्पनिक रेखा ने इस गोल बॉल को चारों तरफ से काट दिया। दैट्स मीन्स कि एक गोल बॉल के दो हिस्से कर दिए, दो गोलार्ध, ठीक है। और दो गोलार्ध का मतलब है एक उत्तरी गोलार्ध हो गया और एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। और ये ऐसा माना गया कि ये इसके पृथ्वी के केंद्र के समांतर खींची गई रेखा है। तो पृथ्वी के केंद्र को 0 डिग्री माना गया है, 0 डिग्री, ठीक है। और केंद्र से हर एक डिग्री पर ऐसी एक काल्पनिक रेखा खींची गई। पृथ्वी के केंद्र से डिग्रियां बना ली, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, और इस 1 डिग्री पर इसके पैरेलल एक रेखा, हर डिग्री पर इसके पैरेलल रेखा, इस तरह से रेखाएं खींच दी गई। वो किलोमीटर क्या होगा बताता हूं अभी। एक 111.32 किलोमीटर, समझ रहे, ठीक है। इन रेखा को कहा गया अक्षांश रेखाएं। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह से नीचे खींची गई। ध्यान रखेंगे अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। इनके बीच की दूरी मैंने बताया 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगर 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाए तो यहां से यहां तक 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहां 90 रेखाएं हो जाती, लेकिन यहां पॉइंट पर रेखा नहीं खींची जाती। अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि इस पे पूरे कितने अक्षांश होते हैं, अक्षांश अगर आपसे पूछ लिया तो यहां से यहां तक 90 अक्षांश, यहां से यहां तक 90 अक्षांश, और एक बीच वाला 181 अक्षांश हो जाएंगे। एक 0 डिग्री वाला, और ये 1 2 3 90, और इस तरह 90। तो अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि अक्षांश कितने होते हैं, तो अक्षांश होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 181। अगर आपसे पूछ लिया अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो ये जो दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना, ये ध्रुव रेखा नहीं माना गया, और 181 में से 2 घट जाएगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 179। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है 111.31 या 32 किलोमीटर होती है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके टुकड़े कर दिए गए 23.5 डिग्री उत्तर में, इसे कहा गया कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में, इसे कहा गया मकर रेखा। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है वो बताऊंगा। जब जो सन चलता है अर्थ पे वो इस तरह चलता है, मैंने किसी लेक्चर में पहले बताया। तो भूमध्य रेखा पर सन की स्थिति यहाँ, और इससे ऊपर किस किस अवस्था में कैसे चलेगा, और नीचे किस तरह चलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आओ जरूर उस बात को निपटा देते हैं अभी करके। सूर्य 21 मार्च से और 23 सितंबर तक इधर रोटेट करता है, 62 तक जाएगा, समझ करो। 21 मार्च से 23 सितंबर तक, ठीक है। जब सूर्य इस गोलार्ध में चला जाएगा 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी रेखाएं तिरछी पड़नी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन गर्म, दिन बड़े, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन ठंडे और छोटे। समझ में आ गई बात। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य, उल्टी डेट, 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में दिन गर्म रहेंगे और दिन लंबे रहेंगे। उसके उलट उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और ठंडे रहेंगे। क्लियर हो गया। यानी कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है, और 23 सितंबर से 21 मार्च तक उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहती है। फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा सूर्य की रोटेशन के आधार पर। क्लियर हो गया। ये लाइनें इस बात को डिफाइन करेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
जब सूर्य कर्क रेखा पर, यह कर्क रेखा है, सीधा चमकेगा। सूर्य आ गया कर्क रेखा पर और कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा, ठीक है, यहां, यानी सूर्य घूमते हुए यहां पहुंच गया, तो उस दिन कर्क संक्रांति होगी। बोलो, समझ में आई क्या बात? डेट, डेट क्या है बताओ? 21 और 23, 22 और 23 दो डेट है, ठीक है। जब सूर्य, विचार करो, बताओ मुझे, मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, उस दिन हम कहेंगे मकर संक्रांति। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाएगा, भूमध्य रेखा को काटेगा कब? दो डेट बताई मैंने बताई थी आपको, 21 मार्च और 23 सितंबर भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर रहेगा तो दोनों गोलार्ध में बराबर बराबर दिन रहेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। और यहाँ जब इस रेखा पर आकर चमकेगा तो यहाँ सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में और यहाँ सबसे छोटा दिन होगा। जब मकर रेखा पर आकर चमकेगा तब मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन और यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। ये दिसंबर में होता है। दिसंबर में कितने दिसंबर? 23 दिसंबर को ये मकर संक्रांति होती है, ठीक है। जिस दिन हमारे यहाँ का एक बड़ा दिन है, बड़ा दिन है हमारे यहाँ के है ना, आकाश तो बड़ा दिन है, एग्जैक्टली वो दक्षिण गोलार्ध का बड़ा दिन होता है। हाँ, लेकिन ये 23 दिसंबर के आसपास की बात है, ठीक है। समझ रहे? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक है? नहीं है। इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में जब चमकेगा तो सबसे बड़ा दिन वहाँ होगा, ठीक है। अक्षांश रेखाएं आपकी समाप्त होगी, टॉपिक खत्म। अब चलते हैं देशांतर रेखाएं। ये तो एक दूसरे के पैरेलल थी। अब देशांतर रेखाएं उत्तरी गोलार्ध से शुरू होगी और दक्षिणी गोलार्ध पर समाप्त। उत्तरी गोलार्ध से शुरू होकर दक्षिणी गोलार्ध पर समाप्त हो जाती है। ठीक है। इससे पहले आपने अक्षांश रेखाएं पढ़ी कि वे एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और जो देशांतर रेखाएं हैं ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि एक बिंदु से शुरू हो रही और उसी बिंदु पे फिर दूसरी रेखा आकर मिल रही, फिर तीसरी मिल रही, फिर चौथी मिल रही, ठीक है। तो इनकी स्थिति ये होती है कि एक दूसरे के समांतर नहीं है। ये उत्तरी गोलार्ध से शुरू होकर दक्षिण गोलार्ध पर समाप्त हो जाती है। इनके बीच की जो अधिकतम जो चौड़ाई होगी वो भूमध्य रेखा पर होगी और ये 111.14 किलोमीटर होती है, ठीक है। समझ में आई बात? इनके बीच की जो अधिकतम दूरी है वो यहाँ होगी, सबसे अधिकतम। ध्यान रखना, अभी मैंने बताई थी, आपको बताई थी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी और ये देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी बताई भूमध्य रेखा पर 3.1। हाँ, ठीक हो गया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ध्यान दो जरा, पृथ्वी है गोल, ऐसी गोल है ऊपर से, यहाँ से रेखाएं इस तरह खिंच रही, ध्यान दो, ये देशांतर रेखाएं इस तरह से हैं। कोई भी गोल पृष्ठ कितने डिग्री बनाता है? 360 डिग्री, और 1 डिग्री पर एक खिंच रही, तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। अब मैंने आपको बताया कि जो अर्थ का रोटेशन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, घूम रही अर्थ, ठीक है, ऐसे घूम रही। तो हमने एक ग्रीनविच जगह है वहाँ से मानक समय ले लिया। ग्रीनविच लंदन में जगह है, वहाँ से होती हुई पूरे ग्लोब पर एक सीधी रेखा खींची, ठीक है। और वो पूरी जो रेखा है वो आर्कटिक सागर, बाल्टिक सागर
प्लस प्रशांत महासागर। इन 3 सागरों को जोड़ते हुए निकलती है, इन 3 सागरों से निकल रही। एग्जैक्टली वो सीधी आती, लेकिन उसे एक जगह 7.5 डिग्री पूर्व की ओर घुमाया गया। ठीक है, फैक्ट ये है इन दोनों के बीच में 7.5 डिग्री घुमा दिया गया। कारण ये है कि अगर उसे 7.5 डिग्री न घुमाते तो वो एक देश के ऊपर से निकलती, और एक देश के ऊपर से निकलने का मतलब है जहां से वो निकलती उसी देश के 2 हिस्से हो जाते हैं टाइम के आधार पर। वो टाइम निर्धारित करती है किसी देश का, ये देशांतर रेखाएं हैं समय निर्धारित करती है। तो इस कारण से उसे 7.5 डिग्री पूर्व की ओर निकाल के और जलीय क्षेत्र से निकाला गया, समुद्री क्षेत्र से। इस रेखाओं का बेनिफिट है। भारत में ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी स्थान, इलाहाबाद में नैनी स्थान 82.5 डिग्री, ठीक कह रहे आप, गाजीपुर से निकल रही। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस राज्य से गुजरी है, क्या इसका सिस्टम है। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, अंधेरे में यूपी की छत उड़ी। बस अगर आपने ये याद रख लिया, अंधेरे में यूपी की छत उड़ी, तो जिन 5 राज्यों से ये गुजर रही है वो आपको याद रहेगा। कॉन्सेप्ट फिर समझ लो, अंधेरे में यूपी की छत, भारत में मानक समय रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरी है। तो अंधेरे में, अंधेरे मतलब आंध्र प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, जयपुर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मैफोर मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर आपने ये सिस्टम याद रख लिया तो आपको पता रहेगा कि मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरी है। ठीक है, इसे मिटा दूं कॉन्सेप्ट को, 5 राज्यों से होकर गुजरी है, आप समझ गए। अब आओ जरा देखें, अब कॉन्सेप्ट समझ लो कि टाइम कैसे निर्धारित होता है। 360 डिग्री घूम रही, और पृथ्वी का एक चक्रण कितने टाइम में पूरा होता है? लगभग 24 घंटे, समझ रहे? तो 360 डिग्री बराबर है 24 घंटे, मतलब 24 गुणा 60 मिनट। कोई दिक्कत है? यानी 1 डिग्री बराबर हो गया 24 गुणा 60 बटे 360 मिनट, 6 बार और 6 से 4 बार, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट की हो गया। बोलो समझ में आ रहा क्या? समझ में आ गया? अब अगर 1 डिग्री से हम जाएंगे पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर समय से 1 डिग्री आगे चले गए तो 4 मिनट टाइम आगे बढ़ जाएगा। अगर इससे पीछे की ओर आते हैं तो 1 डिग्री पे 4 मिनट टाइम कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 82.5 भारत का मानक समय रेखा। ठीक है, 82.5 को जब हम इस 4 डिग्री से गुणा करते हैं तो 5.5 घंटे भारत का मानक समय आगे हो जाता है ग्रीनविच समय से। क्योंकि हम यहाँ कहीं पढ़ते हैं तो हम पूर्व में पढ़ रहे, पूर्व में पढ़ने का मतलब है कि हम आगे जाएंगे। आगे जाने का मतलब है कि हमारा मानक समय जो है ग्रीनविच मानक समय से इस टाइम पीरियड के आधार पर, देशांतर के आधार पर 5.5 घंटे आगे हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? देशांतर रेखाओं का रोल समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, अक्षांश रेखाओं ने सूर्य की स्थिति आपको दर्शाई थी कि सूर्य कहाँ गर्मी रखेगा, कहाँ ठंड रखेगा, कब कहाँ गर्मी होगी, किस महीने में क्या स्थिति रहेगी। देशांतर रेखाएं आपको बता रही कि समय, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से किस देश का मानक समय कितने घंटे आगे होगा, कितने घंटे पीछे होगा, वो निर्धारित किया जा सकता है इसके आधार पर, अर्थ के रोटेशन के आधार पर। ठीक है, मैंने बताया कि अर्थ जो है पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट हो रही है। यही कारण है कि जब यहाँ से आगे की ओर मध्य स्थिति से या ग्रीनविच मानक समय से हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में समय आगे चला जाएगा, और इससे पीछे जाएंगे तो समय पीछे। अब कहते हैं कि जब मानक समय को कोई व्यक्ति आगे पार करता है तो एक दिन आगे, और अगर लाइन से पीछे जाता है तो एक दिन पीछे चला जाता है। बोलो, यहाँ तक फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। ये चीज़ें बिल्कुल गणित की तरह आपको समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ गई तो काम हो जाएगा। ठीक है, किसी ने यूँ ही नहीं बना दिया कि भाई दिन ऐसे ही बन गए,
ऐसे ही जो 4 साल हो गए एक दिन बढ़ा लो, उसके पीछे पर्टिकुलर कोज है, वो कोज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अर्थ की बाहरी सरफेस की मैंने बात कर ली, अब अर्थ के बारे में बात करते हैं। अब तक हम अर्थ से बाहर घूम रहे, अभी धरातल पर नहीं उतरे। अब हम धरातल पर उतरेंगे। अब अर्थ के धरातल पर उतरते हैं। ठीक है, जो हमारी अर्थ है, मैंने आपको बताया था 2 गोलार्ध में तोड़ दिया उसको। ठीक है, पूरी अर्थ के 71% भाग पर पानी है और 29% भाग जो है वो है धरातल, यानी 71% पर सीज है, समुद्र है, और 29% पर स्थल मंडल है। समझ में आ गई बात? इसका भी 61% भाग धरातल का, इसका उत्तरी गोलार्ध में है। समझ में आई बात? और 39% भाग जो है वो दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, अब अगर हम अर्थ का स्ट्रक्चर बनाने जाए और अर्थ को समझे तो अर्थ पर 3 चीजें हमारे पास मूल रूप से बनेगी। हमने क्या कर लिया, हमने गोल अर्थ से एक टुकड़ा काट लिया, ठीक है, इस हिस्से पर भरा हुआ है पानी, ये आपका हो गया स्थल, मतलब ये क्या बोलते हैं आपके महाद्वीप, ये आपका हो गया महासागर, और ये आपके हो गए पर्वत। ऊपर का हिस्सा आ रहा है क्या जरा कैमरे में? ये दिखाई दे रहा? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये मैंने ऊपरी हिस्सा बनाया। तो हमने क्या करा कि एक स्लाइस काट लिया अर्थ के अंदर और उस स्लाइस को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके 3 हिस्से करे गए। पहला हिस्से को कहा गया क्रस्ट, दूसरे हिस्से को कहा गया मेंटल, और तीसरे हिस्से को कहा गया कोर। ठीक है, 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक इस हिस्से को कहा गया क्रस्ट, 30 से 2900 किलोमीटर तक और 29 से 6300 किलोमीटर अर्थ की जो होती है रेडियस होती है, ये कहा जाएगा कोर। ठीक है, 2900 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर डिस्टेंस, इसे कहा गया आउटर कोर। ध्यान दे यार, यहां ध्यान दे, इसे छोड़ते पंडित जी को, मुक्त करते से। और इस हिस्से को कहा गया इनर कोर। ठीक है, छोरी ये कहती है कि जो आउटर कोर है इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भरा हुआ है। जहां रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा वहां ताप और दाब ज्यादा होंगे। इस कारण से इस हिस्से में टेम्परेचर होता है लगभग 4400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो कोर है, ये इनर कोर है, अंदर वाला जो हिस्सा है, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये तो इसमें तो भरा हुआ है लावा, मैग्मा। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के प्रेजेंस के कारण इस हिस्से में मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, और नीचे का जो हिस्सा है, जो इनर कोर है, इसे पूरे को इनर कोर बनाओ, नीचे वाले को। ठीक होगी? तो इसमें भरा, इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें उच्च ताप, यहाँ 4400 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उच्च ताप हो गया और उच्च दाब हो गया। जब दाब उच्च होगा तो पार्टिकल्स पर प्रेशर बनाएगा, वहाँ रहने वाले पार्टिकल्स पर प्रेशर, और उन पार्टिकल्स को कंज्यूम करेगा, एक दूसरे के पास पास लाएगा, और ऐसी अवस्था में वो चीज़ रूप ले लेगी द्रव से
ठोस का और गैस से द्रव का। तो इसका मतलब है कि जो कोर है वो सॉलिड अवस्था में है, इनर कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, ये पहला क्लासिफिकेशन किया गया अर्थ का। अगर ये मैंने बताई 30 किलोमीटर होती है, ये जो ऊंचाई होती है ये होती है 35 किलोमीटर धरातल की। ये जो ऊंचाई होती है जहाँ पर्वत होते हैं तो 70 किलोमीटर तक। जो पर्वत वाला हिस्सा होता है ये भी थोड़ा नीचे निकला रहता है इस तरह से। ठीक है, जैसे किसी पेड़ की जड़ें हों ऐसे ही पर्वतों की भी जड़ें हैं, तो नीचे का हिस्सा पर्वत का निकला रहेगा नीचे और ऊपर का ऊपर। ठीक है, और ये जो समुद्री क्षेत्र होता है इसके धरातल की हम बात करें, ये होता है 8 से 10 किलोमीटर। इस कारण से इन तीनों का एवरेज 0 से 30 किलोमीटर मान लिया जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आपसे, पूछे इसका धरातल कैसा होगा। ये बेसाल्ट चट्टानों का होगा। जो समुद्री धरातल होगा वो बेसाल्ट। अगर इन तीनों का क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये वाला हिस्सा, ये तीनों हिस्से चट्टानों के आधार पर अलग अलग है। पहला जो हिस्सा होगा वो सियाल होगा, दूसरा हिस्सा सीमा, और तीसरा हिस्सा NI और FE। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम क्रस्ट में मिलेगी आपको। ठीक है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, Mg होता है मैग्नीशियम का फॉर्मूला, ध्यान रखना। एम बेशक मैंने लिखा हो, समझ रहे भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और तीसरा है निकिल और फेरस, आपके कोर में विद्यमान होंगे। तत्वों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन सा तत्व कहाँ मौजूद होगा। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में, इस थ्योरी में, अर्थ के अंदर घुसने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताओ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है किससे किस तरफ। ठीक है, तो उसके अंदर का जो सब्सटेंस है, जो उसके अंदर भरा हुआ लिक्विड है, ये वाला सब्सटेंस, ये भी रोटेट करेगा। अगर आप किसी हांडी में दूध या कोई चीज़ भर ले और उस हांडी को रोटेट करें बहुत तेजी के साथ, तो उसके अंदर का लिक्विड उसके एंटी डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। तो ये अंदर का जो सब्सटेंस है ये एंटी डायरेक्शन में रोटेशन करता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये पहला क्लासिफिकेशन और पहली बार किसी ने अर्थ को इस आधार पर क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति आए, इसे मिटा दूं, ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति आए, अच्छे भूगोलविद थे, खगोलविद थे और भूगर्भ वैज्ञानिक थे, नाम था डेली। उन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा बात ठीक है भाई, मैं सहमत हूं, लेकिन यहां एक पार्टिकल होना चाहिए जो नहीं है, उसे और डाल दो। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम था डेली। ठीक, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, एक बार ये कर ले तो फिर मिटाता हूं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। घर जाकर मेरी वीडियो चला ली, उसमें देख ली भाई। ठीक है, आगे बढ़े। साइंटिस्ट आए डेली। डेली ने जो यही क्लासिफिकेशन था ये किस तरह से कर दिया, उन्होंने कहा कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, इसको उन्होंने कहा स्थल मंडल। ठीक है, 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसको कहा गया दुर्बलता मंडल। ,400 से और 5400 किलोमीटर तक इसको कहा गया मध्य मंडल। और ये आपकी कोर हो ही गई। ठीक है, क्लियर हो गया। आपने इससे पहली थ्योरी में पढ़ा है कि यहां आपके पास क्या भरा हुआ है, गुड। कॉज क्या है, कारण क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की प्रेजेंस के कारण।
रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उनके कारण से यहाँ अत्यधिक ताप बढ़ के और यहाँ मैग्मा भरा हुआ है। डेली जो साइंटिस्ट आता है वो ये कहता है कि 100 किलोमीटर की इस परत के नीचे यहाँ भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और जिस कारण से यहाँ भी मैग्मा भरा हुआ है। बहुत अच्छी थ्योरी आई ये बहुत अच्छी थ्योरी आई। इस थ्योरी ने एक नई थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जन्म दिया। वो थ्योरी मैं आपको कल बताऊंगा, फिलहाल समझो उसने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। उसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जो इससे पहली थ्योरी में जो चट्टानें बताई गई, इन चट्टानों से जो पोर्शन बना हुआ है वो ऐसा कैसे रहा। सियाल और सीमा और इंटरनल सिस्टम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसने कहा बस यहाँ एक पूरी अर्थ के अंदर यहाँ 100 किलोमीटर से नीचे की ओर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और जो पूरी अर्थ में इस तरह से फैला हुआ है। अगर हम गोल बना लें तो इस तरह से ये पूरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर फैला हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, लिक्विड हो गया। और ध्यान दो, इसी के ऊपर हमने स्थलमंडल की बात करी। हमने बात करी कि इसके ऊपर ही समुद्र है, इसी के ऊपर पर्वत है, और इसी के ऊपर हमारे सारे के सारे महाद्वीप और द्वीप है, ठीक है। तो दैट्स मीन्स कि इन दोनों के बीच में एक लेयर बन गई लिक्विड की। अब वो लिक्विड की लेयर उन पर किस तरह से काम करेगी, इस बारे में हम कल बात करेंगे। यहाँ तक का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। कल यहाँ से आगे मैं एक थ्योरी लेकर आऊँगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बताएगी आपको कि कैसे महाद्वीप बने, कैसे स्थलमंडल एक दूसरे से मिले, कौन सा स्थलमंडल किस तरह से काम करता है और कौन सा हिस्सा किसका है, ये बात आपको बताएगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको बताएगी कि जो भारत है पहले वो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, बाद में वो टूट के एशिया महाद्वीप में जुड़ गया, ठीक है। तो वो बाद में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का कोई कन्फ्यूजन हो, अर्थ के इंटरनल क्लासिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है? चलो बहुत अच्छा। तो आपने हमारा वीडियो जो है इतने ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।